दोस्तों नमस्कार। कुछ तो है जो अमेरिका के लिए भारत सॉफ्ट टारगेट है और भारत के लिए अमेरिका को लेकर एक सॉफ्ट कॉर्नर है। ध्यान दीजिए तो ट्रंप के निशाने पर चीन नहीं, रूस से तेल खरीदने को लेकर बार बार भारत ही आता है। और दूसरी तरफ ध्यान दीजिए तो प्रधानमंत्री मोदी तेल को लेकर जो भी ट्रंप कहें लेकिन उस पर कोई रिएक्शन देते नहीं है। और यहां तक कि डॉलर को लेकर भी भारत की तरफ से जो प्रतिक्रिया सामने आई उसने मैसेज यही दिया कि भारत डॉलर के खिलाफ नहीं है। और इन सब के बीच पुतिन और ट्रंप की बैठक ने दो मैसेज पूरी दुनिया को दे दिए। पहला बड़ा मैसेज तो यही है, ट्रंप और पुतिन एक साथ खड़े हैं, दुनिया इस मैसेज को समझ ले। और दोनों चाहते हैं कि अब युद्ध बंद हो जाए, तो रास्ते में चाहे जेलेंस्की हो या फिर यूरोपीय यूनियन हो या फिर नाटो कंट्रीज ही क्यों ना हो या फिर वेस्टर्न कंट्रीज जो भी हो, वह किसी भी हालत में कोई व्यवधान नहीं डाले। यह मैसेज बहुत साफ है। कुछ बातें पुतिन ने कही, कुछ बातें अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने कही और दोनों ने यह माना जब तक इस पूरे युद्ध के मूल में जो है यानी जो इसके रूट्स हैं, जब तक उसका सफाया नहीं हो या फिर उसे पूरी तरीके से खत्म ना किया जाए, तब तक किसी भी सीज फायर, किसी भी युद्ध विराम को ऐलान करने का कोई मतलब नहीं है। और यह संकेत और यह बात टुकड़ों में कल अलास्का में खुद अपनी तरफ से ट्रंप ने कही, खुद अपनी तरफ से पुतिन ने इंडिकेट किए। पत्रकारों के सवालों के जवाब नहीं दिए। यह मुलाकात शायद अंतर्राष्ट्रीय तौर पर उस मैसेज को ले ही गई जहां पर हर किसी को मान लेना चाहिए कि युद्ध भी एक इकोनॉमिक एक्सरसाइज है, एक ऐसी एक्सरसाइज जिसके जरिए दुनिया के जो ताकतवर देश हैं वो अपनी राजनीतिक और कूटनीतिक सौदेबाजी को आर्थिक परिप्रेक्ष्य में देखेंगे जरूर। और यहीं से सवाल भारत का भी निकल कर आया। क्या भारत इस दौर में जो मैसेज पूरी दुनिया को दे रहा है और खास तौर से अमेरिका को यह मैसेज दे रहा है, हमको जहां से लाभ होगा हम उस देश के साथ खड़े होंगे। और इस पूरी प्रक्रिया के भीतर में अगर आप ध्यान दीजिए तो 2 दिनों के बाद यानी 18 तारीख को चीन के विदेश मंत्री भारत आ रहे हैं, दिल्ली आ रहे हैं। यानी बीते 5 वर्षों में पहली यात्रा चीन के विदेश मंत्री की होगी। भारत के विदेश मंत्री जयशंकर उनसे मुलाकात करेंगे और इन सब के बाद इस महीने के अंत में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चीन की यात्रा पर जाएंगे। उधर नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर रूस की यात्रा करके लौट आए और अब विदेश मंत्री जयशंकर को मास्को जाना है। यानी मैसेज को अगर कूटनीतिक तौर पर यात्राओं के जरिए समझने की कोशिश कीजिएगा तो हो सकता है पहला राउंड तो यही बतलाए, अमेरिका जो टैरिफ बढ़ा रहा है, भारत उसकी धमकी को सहन नहीं कर रहा है और नए रिश्ते बनाने की दिशा में बढ़ चुका है। इसीलिए चीन और रशिया के साथ भारत के मंत्रियों की आवाजाही, इन दोनों देशों के मंत्रियों की आवाजाही भारत के साथ, और इन सब के बीच इस बरस के अंत तक पुतिन भारत आएंगे, यह मैसेज भी खुद प्रधानमंत्री मोदी ने ही दिया। तो क्या वाकई अमेरिका भारत को जब टारगेट पे लेता है तो भारत एक सॉफ्ट टारगेट इसलिए है क्योंकि भारत का सॉफ्ट नजरिया अमेरिका को लेकर है। अभी भी वह इस बात को पचा नहीं पा रहा है कि कल को चीन और रशिया के साथ जो भी व्यापारिक संबंध होंगे उसमें उसकी अपनी घरेलू राजनीति और आने वाले वक्त में विदेशी कूटनीति में क्या अमेरिका रूस और चीन के साथ जिस व्यापारिक रिश्तों को लेकर चलना चाह रहा है वह भारत की वजह से डिग जाएंगे। ऐसा लगता नहीं है क्योंकि भारत सिर्फ एनर्जी के मामले में नहीं बल्कि फर्टिलाइजर तक के मामले में चीन पर निर्भर है। एनर्जी के मामले में वो रशिया तक निर्भर रहा और इन सब के बीच डिफेंस डील को लेकर भी वह जिन देशों पर निर्भर रहा उसमें अमेरिका चाहता है कि भारत अब उस पर निर्भर हो जाए। भारत ने उस पर ना कह दी। लेकिन एक ध्यान और आपको देना और समझना होगा, बार बार प्रधानमंत्री ने अमेरिका के साथ जो डील खत्म हुई उसके पीछे
अमेरिकी एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स को भारत में ना आने देने का जिक्र किया और खुले तौर पर कहा भारत अपने किसान, अपने पशुपालक, अपने मछुआरों इनको दांव पर नहीं लगा सकता है। लेकिन क्या वाकई यह परिस्थिति है? क्योंकि दूसरी तरफ इस बातचीत के पहले और बाद में जब दोनों सवाल भारत को लेकर अमेरिकी राष्ट्रपति से पूछे गए तो उन्होंने क्या कहा? उनका मैसेज बहुत साफ है। खासतौर से जो रूस से तेल भारत खरीदता है उसको लेकर बहुत साफ मैसेज ट्रंप ने यह कहकर दिया कि असल में रूस ने एक बड़ा ऑयल क्लाइंट खो दिया है, यानी भारत को खो दिया है, जो लगभग 40% तेल रूस से ले रहा था। चीन, जैसा कि आप जानते हैं, काफी मात्रा में ले रहा है और अगर मैंने सेकेंडरी सैंक्शंस लगाए तो यह उनकी नजर से ज्यादा विनाशकारी होगा। अगर मुझे करना पड़ा तो मैं करूंगा, शायद मुझे ऐसा नहीं करना पड़े। यह मैसेज भारत के लिए है। वह चीन को लेकर कोई सेकेंडरी सेक्शन क्या प्राइमरी सेक्शन भी नहीं लगा रहा है और चीन के साथ डील लगातार उस दिशा में जा रही है जहां 30% पर अभी भी अटकी हुई है। भारत के ऊपर 50% टैरिफ लगा चुका है, जिक्र सेकेंडरी सैंक्शन तक का है और यह भी कह रहा है कि भारत ने तेल लेना बंद कर दिया। और भारत के भीतर का सच यह है कि भारत जो रशिया से तेल लेता था उसमें भारत की सरकारी कंपनियों से ज्यादा भारत की प्राइवेट कंपनियों को लाभ होता था और प्राइवेट कंपनियों में एक कंपनी में लगभग रूसी स्टेक जो था वो 49% तक था, जो न्यारा कंपनी है। तो उस पर यूरोपीय यूनियन ने सैंक्शन लगा दिए, लेकिन रिलायंस पर सैंक्शन नहीं लगे हैं। रिलायंस के मालिक मुकेश अंबानी कतर पहुंच गए थे अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप से मुलाकात करने के लिए। वो जानते थे आने वाले वक्त में मुश्किल होगी और जिस विनाशकारी कदम का जिक्र अमेरिकी राष्ट्रपति कर रहे हैं वो दरअसल सीधे सीधे भारत की इकोनॉमी पर कॉरपोरेट के जरिए अटैक करने की एक सोच है। तो भारत एक सॉफ्ट कॉर्नर है और भारत का अपना जो पॉलिटिकल कॉरपोरेट इकोनॉमिक्स देश के भीतर में चलता है वो कॉरपोरेट की इकोनॉमी को खोना बिल्कुल नहीं चाहेगा। तो भारत अमेरिका को लेकर तमाम टैरिफ, तमाम धमकी, तमाम सेकेंडरी सैंक्शन का जिक्र के बावजूद एक सॉफ्ट कॉर्नर रख रहा है। मैसेज इन सब के बीच कल की बातचीत का बहुत साफ था कि आने वाले वक्त में जेलेंस्की की गद्दी जा सकती है, कोई बीच में रुकावट ना डाले, जो पॉइंट वाइज कहा गया। दूसरी स्थिति यह है कि जो देश ये सोच रहा है, जो मैसेज देने की कोशिश अपने तौर पर ट्रंप ने की, वो ये ना सोचे कि पुतिन और ट्रंप की दोस्ती के बीच किसी तीसरे देश की भागीदारी हो सकती है और वह यूरोपीय यूनियन, पूरे वेस्टर्न कंट्रीज सबको चेता रहा है। तो इसमें जब सवाल भारत के मार्केट का होगा तो अमेरिका भी जान रहा है, रूस भी जान रहा है और चीन भी जान रहा है, यानी तीनों पावरफुल कंट्रीज जान रहे हैं कि भारत की इकोनॉमी एक दूसरे देश में ट्रांसफर अगर होगी तो ऐसे में अमेरिका के साथ अपने आर्थिक रिश्तों को बनाए रखने के लिए रूस भी नहीं डिगेगा और चीन भी नहीं डिगेगा। यानी चेक एंड बैलेंस पहली बार इकोनॉमिक एक्सरसाइज के तहत हो रहा है। अलास्का में जिस जगह यह मीटिंग हुई उस जगह के दृश्य पहले आप देख लीजिए। दरअसल अलास्का में हुई मुलाकात इसलिए दुनिया के लिए मायने रखती है क्योंकि यह सिर्फ दो नेताओं की मुलाकात नहीं बनी, यानी ट्रंप और पुतिन भर की मुलाकात ये नहीं बनी। इस मुलाकात में ट्रंप के साथ वहां के विदेश मंत्री मार्को रूबियो और जो विशेष दूत थे जो पहले जाकर पुतिन से मिले थे, स्टीव विटकॉफ, वह भी इस बैठक में मौजूद थे। और दूसरी तरफ पुतिन के साथ विदेश मंत्री सार्गई लावरोव मौजूद थे और उनके जो विदेशी नीति के सलाहकार हैं यूरी उशाकोव, वह भी मौजूद थे। यानी कंट्री टू कंट्री था, लीडर टू लीडर ये बैठक बिल्कुल नहीं थी।
और ये इसलिए कहीं ज्यादा मायने अब रख रहा है कि सोमवार को जेलेंस्की की मुलाकात ट्रंप से वाशिंगटन में होनी है और जेलेंस्की ने जाने से पहले जो मैसेज एक्स पर लिखा वो एक आने वाले वक्त का मैसेज है कि क्या अमेरिका और रूस दोनों के बीच अगर सहमति बन गई तो कोई तीसरा देश मायने क्यों नहीं रखेगा और तीसरे देश की भागीदारी इस वक्त शुरू हो चली है तो क्या आने वाले वक्त में यूरोपीय यूनियन जिस रूप में अभी तक यूक्रेन के साथ खड़ा है या नाटो कंट्रीज जिस तरीके से यूक्रेन के साथ खड़ी है धीरे धीरे अपने पांव उसे पीछे खींचने पड़ेंगे क्योंकि जेलेंस्की ने बकायदा प्रतिक्रिया के तौर पर जो सोशल मीडिया में एक्स अकाउंट पर लिखा उसने कहा कि हमारी राष्ट्रपति ट्रंप से लंबी और सार्थक बातचीत हुई। हमने वन ऑन वन बातचीत से शुरुआत की और उसके बाद यूरोपीय नेताओं को इसमें शामिल होने के लिए आमंत्रित किया। यह कॉल तकरीबन 1.5 घंटे तक चली जिसमें 1 घंटा राष्ट्रपति ट्रंप के साथ द्विपक्षीय बातचीत का था। उसके बाद वो लिखते हैं हम यूक्रेन, अमेरिका और रूस के साथ त्रिपक्षीय बैठक के राष्ट्रपति ट्रंप के प्रस्ताव का समर्थन करते हैं और यूक्रेन का मानना है कि अहम मुद्दों पर सीधे नेताओं के स्तर पर चर्चा की जा सकती है। इसके लिए ट्राइलेटरल फॉर्मेट सही है। दो मैसेज बहुत साफ समझ लेने चाहिए। पुतिन यूं ही अलास्का नहीं पहुंचे। जो विशेष दूत थे उनके जरिए मैसेज बहुत साफ था कि अगर आप समाधान तक ले जाओगे, इस मामले को सुलझा लोगे तो ही है, अन्यथा मुलाकात का कोई मतलब नहीं है। यहां एक बात और समझनी चाहिए कि दुनिया भर के भीतर जो सबसे बड़ा संकट इस दौर में कम से कम उभर रहा है वह उन लोगों का है जिनके पास पैसा तो है लेकिन अपने देश में उनके लिए मुश्किल है। वो दूसरे देशों में जाकर लगातार बस रहे हैं और इनकी तादाद बढ़ती चली जा रही है। वो यूक्रेन हो या गाजा पट्टी हो, वो कोई भी प्रदेश को आप ले सकते हैं जो युद्धरत देशों के दायरे में आता है। वहां से बड़ी तादाद में लोगों का पलायन उन देशों में हो रहा है जिन देश की अपनी इकोनॉमी अब कम से कम दूसरों को संभाल पाने की स्थिति में नहीं है। याद कीजिए तो जर्मनी में मार्केल, उन्हें क्यों छोड़ना पड़ा गद्दी या वो क्यों गद्दी से हट गई। उस दौर में जितने भी शरणार्थी आ रहे थे सबको वो जगह दे रही थी। फ्रांस के भीतर भी ये संकट आया। लेकिन नया सवाल ये है कि अब अमेरिका उस एक्सरसाइज को कर रहा है जो वार को भी एक तरीके से इकोनॉमिक एक्सरसाइज के तौर पर देखती है। यूरोपीय यूनियन को कदम पीछे हटाने होंगे। यहां पर सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या वाकई भारत जो मैसेज लगातार या कहें प्रधानमंत्री मोदी और विदेश मंत्री जो मैसेज लगातार दे रहे थे उसमें दो ही बातों का जिक्र था। एक, हम अपने राष्ट्रीय हितों का त्याग नहीं करेंगे और दूसरी बात थी हमें जहां से लाभ होगा हम वहां चले जाएंगे। तो जहां से लाभ होगा तो रशिया से लाभ हो रहा है, लेकिन अब अमेरिकी राष्ट्रपति कह रहे हैं देखिए मेरे कहने पर वो वापस चले गए, यानी हमारी बात मान रहा है भारत, क्योंकि भारत ने इसको काउंटर नहीं किया कि उसने रशिया से तेल खरीदना बंद कर दिया है। ऐसा बिल्कुल नहीं कहा, जबकि उससे बहुत लाभ हो भी रहा था। सरकारी कंपनियों को भी कुछ लाभ हो रहा था। 30% डिस्काउंट में तेल मिल रहा था। जो प्राइवेट कंपनियां हैं वो तो रिफाइन करके यूरोपीय मार्केट में तेल को बेच रही थी, वह भी उसको भी लाभ झमाझम था। उस आंकड़ों को बताए उससे पहले एक बात और समझनी होगी। इस पूरी प्रक्रिया के भीतर में भारत का जो थिंक टैंक है, जो प्रधानमंत्री मोदी का थिंक टैंक है, आप कह सकते हैं या तो वह बूढ़ा हो चला है या फिर उसका विजन अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के नए टैरिफ वार के बाद जो इकोनॉमिक कंडीशन के आश्रय ही दुनिया से संबंध बना रहे हैं उस दिशा तक वो जा नहीं पा रहा है। और तीसरी परिस्थिति है कि पारंपरिक तौर पर रशिया के साथ भारत के संबंध रहे हैं, उसी आश्रय वह रशिया को अभी भी देख रहा है। जबकि रशिया ने पहलगाम को लेकर इजराइल की तर्ज पे साथ नहीं दिया और इजराइल ने जिस लिहाज से भारत का साथ दिया उसके बावजूद भी भारत के भीतर से फिलिस्तीन और गाजा और ईरान को लेकर आवाजें अलग तरह से अब सुनाई देने लगी है। यानी बदलती हुई दुनिया के बीच जो थिंक टैंक को काम करना चाहिए था उसमें कोई व्यापक शिफ्ट नहीं, कोई बड़ा विजन नहीं। अंतर्राष्ट्रीय तौर पर भारत की अपनी मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर जिसका जिक्र बार बार प्रधानमंत्री
लोकल फॉर वोकल का ही आत्मनिर्भरता का जिक्र करें, सच तो यह है कि भारत अपने तौर पर खेती के लिए मिलने वाले खाद से लेकर इस देश के भीतर स्टील और इस देश के भीतर इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट तक के लिए पूरे तरीके से चीन पर निर्भर है। और ऐसा नहीं है कि अमेरिका इसे नहीं जानता है, लेकिन जो मुलाकात का सिलसिला था वो इसलिए कहीं ज़्यादा महत्वपूर्ण है क्योंकि 3 बातें खुलकर सामने आई। पहली बात, ट्रंप कह रहे हैं कोई समझौता तब तक नहीं होता जब तक असल में समझौता नहीं हो जाता, यानी हम ऐलान क्यों करें। दूसरी बात, पुतिन अपनी तरफ से कहते हैं कि संघर्ष खत्म करने की बात, सुलझा लेने की परिस्थिति तक अमेरिका पहुंचेगा तभी उसका महत्व है, और जो मूल कारण है उसको अगर आप दूर नहीं कीजिएगा तो फिर मुश्किल है। इन सबसे हटकर सबसे बड़ी बात यह है कि ट्रंप को लेकर पुतिन ने अपनी निकटता यह कहकर जतला दी कि दरअसल अगर ट्रंप राष्ट्रपति होते तो युद्ध ही नहीं होता, वो तो बाइडेन थे तो युद्ध हो गया। ट्रंप ने भी इस पे कहा हाँ बिल्कुल सही, यानी नोबेल की तरफ बढ़ते हुए कदम क्या पुतिन ने भी ट्रंप के लिए बना दिए? शायद नहीं, क्योंकि भारत की सहमति अभी तक हुई नहीं है कि सीज फायर अमेरिका ने कराया, ट्रंप ने कराया, और जो न्यूक्लियर वार उन्होंने रुकवा दिया, भारत ने कोई सहमति नहीं दी है। तो भारत के पास एक ट्रंप कार्ड यह भी है कि भारत सहमति दे या ना दे, लेकिन उससे उसकी अपनी घरेलू राजनीति डगमगा जाएगी। तो घरेलू राजनीति को बचाए रखने के लिए अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति के तौर तरीकों को बदलने का खेल जो इस दौर में चल रहा है, तो क्या दुनिया की ताकतवर देश इससे वाकिफ नहीं होंगे? बिल्कुल होंगे। ट्रंप जब सामने आए बताने के लिए तो उन्होंने क्या कहा? A very productive meeting. There were many points that we agreed on. Most of them, I would say, a couple of big ones that we haven't quite gotten there, but we've made some headway. So there's no deal until there's a deal. I will call up NATO in a little while. I will call up the various people that I think are appropriate, and I'll of course call up President Zelensky and tell him about today's meeting. It's ultimately up to them. They're going to have to agree with what Marco and Steve and some of the लगभग 8 मिनट का पूरा संवाद था जो ट्रंप और पुतिन के जरिए किया गया। जो मैसेजेस इसमें से निकल कर आ रहे थे वो मैसेजेस पूरी दुनिया को चुनौती भी दे रहे थे और समझा भी रहे थे, क्योंकि अपने तौर पर ट्रंप कह रहे थे कि यूक्रेन में चल रहे संघर्ष को खत्म करने में रशिया जो है ईमानदारी से रुचि रखता है। ट्रंप ने यह भी दावा किया कि कई मुद्दों पर सहमति बन गई, लेकिन कुछ मुद्दे अब भी बचे हुए हैं। उन्होंने यह भी कहा कि अब वो नेटो सहयोगियों और यूरोपियन नेताओं और यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की से बात करेंगे, और जब तक अंतिम फैसले तक नहीं पहुंचेंगे, यह सब कुछ उन्हीं के जरिए पहुंचना है, इसीलिए जरूरी है। और इसके ठीक एवज में दूसरी तरफ पुतिन अपने तौर पर यह कह गए कि पश्चिमी देश और यूक्रेन को उन्होंने आगाह किया कि शांति प्रक्रिया में किसी तरह की बाधा या नुकसान नहीं पहुंचानी चाहिए उन्हें। और बगल में ट्रंप खड़े हुए हैं और वो चेतावनी पश्चिमी देशों को भी दे रहे हैं, जेलेंस्की को भी दे रहे हैं। जेलेंस्की कह रहे हैं हम आ जाएंगे आपके यहाँ। अब इस पूरी प्रक्रिया के भीतर का मैसेज और साफ हो गया। रूस और अमेरिका यूक्रेन को लेकर एक ही मंच पर खड़े हैं। दोनों ये मानकर चल रहे हैं कि आने वाले वक्त में उन दोनों देशों के संबंध युद्ध को खत्म कराएंगे। जेलेंस्की रहे या ना रहे, एक मैसेज यह भी है उसके पीछे, जो शायद जाहिर तौर पर आने वाले वक्त में बहुत जल्दी नजर भी आएगा। और अभी तक जो यूरोपीय यूनियन और नेटो कंट्रीज जो कह रही थी कि हम अपने तौर पर मदद यूक्रेन को करेंगे, धीरे धीरे वो पांव अपने पीछे खींचेंगे। अब इसके रिएक्शन और रिपकल्शंस जो इंडिया पर आएंगे, उसमें यहां बहुत साफ हो जाना चाहिए कि चीन पर दबाव अमेरिका नहीं बना सकता है। भारत को लेकर कोई सौदेबाजी वो रशिया से कर रहा हो, ऐसा भी बिल्कुल नहीं है, क्योंकि ट्रंप मुलाकात से पहले और बाद में कह देते हैं कि भारत अब रूस का क्लाइंट नहीं रहा। इसलिए नहीं रहा क्योंकि हमने कहा था, और भारत जो शिफ्ट की परिस्थितियों में फंसा हुआ है उसमें सिर्फ वह अपना लाभ देख रहा है। तो अमेरिका के साथ संबंधों को बरकरार रखने से ज़्यादा लाभ
उसे नहीं मिलेगा। यह मैसेज वह भी दे रहा है कि भारत अपना बाजार खोल दे। सवाल है कि भारत की मौजूदा राजनीतिक सत्ता अगर वह बाजार नहीं खोलेगी तो क्या कोई दूसरा खोलेगा? वह दूसरा कौन होगा? भारत के भीतर की जो राजनीतिक परिस्थितियां हैं उसमें क्या वाकई मोदी के विकल्प के तौर की परिस्थितियां उभर सकती हैं अंतर्राष्ट्रीय तौर पर, या फिर इस दौर में अपने लिए, अपने देश की अर्थव्यवस्था को संभालने के लिए जिस आत्मनिर्भरता का जिक्र लाल किले के प्राचीर से बार बार किया जा रहा था, अब एकमात्र वही रास्ता है? लेकिन फिर अगला सवाल है कि भारत के कॉरपोरेट की पूंजी, भारत की पूरी इकोनॉमिक पॉलिसी जो कॉरपोरेट के अनुकूल है, उसमें आप शिफ्ट कैसे करेंगे? और उस पर आंच आएगी तो कॉरपोरेट कहीं शिफ्ट ना कर जाए, जो मैसेज भयानक बर्बादी का अमेरिका दे रहा है। इन चीजों को परखने से पहले हमें लगता है आपको पुतिन को सुनना चाहिए, जो संदेश दे रहे हैं वेस्टर्न कंट्रीज को, एक लिहाज से यूरोपीय यूनियन और उन देशों को जो इस शांति प्रक्रिया में अड़ंगा ना डाले। I'm sure that the understanding that we've reached today will help us open the path towards peace in Ukraine. And I hope that in Kiev and in European capitals, they will hear this and they will see this as a positive thing and will not try to create obstacles or create provocations and undermine the progress that we can achieve here. पुतिन वेस्टर्न वर्ल्ड को यूं ही नहीं कह सकते हैं बिना ट्रंप की सहमति के, और ट्रंप इससे पहले जेलेंस्की को साथ बैठाकर जतला चुके हैं कि हम आप पर और पैसा खर्च नहीं कर सकते हैं। यानी पूरी इकोनॉमिक एक्सरसाइज अलास्का में हो रही थी वार के मद्देनजर, और भारत पूरी इकोनॉमिक एक्सरसाइज कर रहा है फॉरेन पॉलिसी और डिप्लोमेसी के तहत। तो यहां यह समझना होगा कि दरअसल जो रूस से तेल आ रहा था, जो अमेरिका कह रहा है या ट्रंप कह रहे हैं कि अब उस पर रोक भारत लगा चुका है, हमने कहा और उसने मान लिया, उसका सच यह है कि 3 साल से लगभग 5 से 30 डॉलर तक प्रति डॉलर डिस्काउंट भारत को क्रूड ऑयल पर मिल रहा था, और उसका 65% 65% लाभ रिलायंस और नायरा को मिल रहा था। जो भारत की कंपनी इंडियन ऑयल हो, भारत पेट्रोलियम हो और हिंदुस्तान पेट्रोलियम हो, इसको 35% लाभ मिल रहा था। 2020 में भारत 1.7% अपनी जरूरत का तेल रूस से खरीदता था, लेकिन 2025 आते आते वो बढ़कर एवरेज 35 to 40% हो गया। यहां पर यह समझना होगा कि 2022-23 में इंडियन ऑयल, भारत पेट्रोलियम और हिंदुस्तान पेट्रोलियम को लाभ 3,400 करोड़ का होता है, लेकिन 2023-24 में ये लाभ बढ़कर 86,000 करोड़ का होता है, और 2024-25 में ये 33,000 करोड़ का हो चुका है। यानी इन 3 वर्षों में 93,000 करोड़ से ज़्यादा का लाभ सरकारी कंपनियों को मिला, और दूसरी तरफ रिलायंस लगभग $12.5 प्रति बैरल रिफाइन करने के बाद मुनाफा कमाता था, जो रशिया से तेल लिया जाता था, और नायरा कंपनी जो थी वो $15.2 ये लाभ उसको रिफाइनिंग के बाद मिलता था। इसको इस रूप में भी समझ सकते हैं कि 2025 में जनवरी से लेकर जून तक रूस से तकरीबन 23 करोड़ बैरल तेल जो लाया गया, उसमें रिलायंस और नायरा का लगभग 11 करोड़ बैरल है, जो लगभग 45% है। एक लिहाज से इससे पहले जो आता था वो 6.5 गुना ज़्यादा तेल के जरिए ये मुनाफा कमाते चले गए। यानी रूसी तेल लेकर आए, प्रोसेसिंग किया और उसको यूरोप, अमेरिका, यूएई, सिंगापुर में बेच दिया गया, और इस जनवरी से जून तक के बीच में 24 मिलियन टन रिफाइन निर्यात किया गया, जो 30% यूरोपीय यूनियन को ही गया। तो यूरोपीय यूनियन को भी चेतावनी ट्रंप दे रहे हैं, पुतिन दे रहे हैं। इन सब के बीच जेलेंस्की के लिए भी एक चेतावनी है। इन सब के बीच यह भी कह रहे हैं कि अगर हमने सेकेंडरी सैंक्शंस लगा दिए तो भारत जैसा देश बर्बाद हो जाएगा, और भारत मैसेज दे रहा है कि हमको जहां से मुनाफा होगा हम उसी देश चले जाएंगे या उसी मार्केट में चले जाएंगे। और मुनाफा देने वाली कंट्रियों की जो फहरिस्त है वो 3 महादेश, जो 3 ताकतवर देश हैं, उनके इर्द गिर्द भारत की पूरी इकोनॉमी और ट्रेड डील जाके घूम सी रही है।
चीन के साथ अमेरिका नई डील कर रहा है। वह डील किस मुकाम पर पहुंचती है, इस पे भारत का चीन के साथ रिश्तों आर्थिक कौन सा होगा, यह टिका हुआ है। रशिया के साथ समझौते का मैसेज आ चुका है, आने वाले वक्त में यह ट्रेड डील में भी नजर आएगा। भारत अपने तौर पर अमेरिका को आईना दिखाकर रूस के साथ डील कर दे और रूस और अमेरिका भारत की वजह से झगड़ा कर लें, ऐसी स्थिति तो अलास्का में बिल्कुल दिखाई नहीं दी। यानी एक नई परिस्थिति के भीतर सबसे बड़ा इम्तिहान, सबसे बड़ी परीक्षा प्रधानमंत्री मोदी के सामने है, भारत की इकोनॉमिक पॉलिसी को लेकर है। और यह सवाल इसलिए बड़ा है क्योंकि इसका असर डायमंड के मार्केट से लेकर कपड़े के मार्केट यानी टेक्सटाइल के क्षेत्र तक में दिखाई देने लगा है। और इसका असर चाइना के साथ आने वाले वक्त में खास तौर से प्रधानमंत्री की यात्रा जो इस महीने के आखिर में होनी है, वह किन नए रास्तों को बनाती है, यह इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि चीन की कम्युनिस्ट पार्टी को अभी भी लगता है कि भारत आज नहीं तो कल अमेरिकी खेमे में शिफ्ट कर जाएगा। और यह मैसेज उस बैठक को रोक रहा है जिस बैठक को भारत इस दौर में अमेरिका को आईना दिखाने के लिए करना चाहता था। वो बैठक आरसीआई की है, यानी रशिया, चाइना और इंडिया की है, जिस पर चाइना की कम्युनिस्ट पार्टी ने कोई सहमति दी नहीं है। जो होना है इसी बरस होना है, जिसकी रवानगी अलास्का की बैठक के बाद शुरू हो चली है। और शायद इसीलिए इस दौर में भारत की राजनीतिक सत्ता के सामने कम से कम भारत की अर्थव्यवस्था को लेकर कॉरपोरेट और इस देश के भीतर जुड़े हुए एक्सपोर्टर्स, उनके जरिए मैसेज बहुत साफ है, डील ऐसी हो जिससे उनको मुनाफा हो। इंतजार कीजिए, ये रास्ता वाकई इम्तिहान का है। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।